Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question related to financial statement, and today we are creating a financial statement with adjustment. अच्छा, आज का काम जो है it's very special, it's very new and it's very important for you. क्योंकि आज एक कॉन्सेप्ट है जो पहली दफ़ा हम डिस्कस करेंगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीबीए है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, एडीपी है, आज का टॉपिक जो है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि आप खुद गैस करें। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट साइड पे यू हैव योर ट्रायल बैलेंस। कैसे पता चला ये ट्रायल बैलेंस है? बिकॉज वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड, और इसका टोटल इज ऑल्सो अवेलेबल ओवर हेयर। So how do we know it's a trial balance? When total is available and two sides are available. तो ट्रायल बैलेंस हमारे पास है, एडजस्टमेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन इज चेंज्ड एंड दिस क्वेश्चन इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर तो आप अभी इस वीडियो को रोकें और गौर से क्वेश्चन को देखें और मुझे गेस करके कमेंट करें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अब से पहले आपने नहीं डिस्कस की, तो दैट वुड बी अ वंडरफुल थिंग। अच्छा, अब कुछ लोगों ने अगर स्टॉप करके वो वीडियो देखे और मुझे कमेंट किया हो तो दैट्स ए गुड थिंग, लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर न्यू थिंग। On your left side, it's trial balance, nothing is new. We have A, B adjustments, all old. But C and D adjustments, you can see that write off bad debts, maintain reserve. तो यहाँ पर दो एडजस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। दीज आर टू न्यू एडजस्टमेंट्स। और आप बिलीव करें कि अगर हम इस चीज को मास्टर कर लें और इस चीज को अच्छी तरह से समझ लें तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% के करीब कंप्लीट हो सकती है अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से सुने और अच्छी तरह से समझ लें। सो गाइज, चूंकि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट सी और डी से रिलेटेड है जो नई है, इसका मतलब है कि हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है क्वेश्चन का एंड वी आर रेडी टू सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये भी आपको पता है कि एडजस्टमेंट्स जब आपके क्वेश्चन में हो तो पहले इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट साइड जो कि स्टार्ट होती है सेल से। उसमें से हम रिटर्न्स को लेस करते हैं, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टार्ट होती है जो कि ओपनिंग स्टॉक से होती है, और उसमें आप ऐड करते हैं परचेजेस को, इसमें से माइनस करते हैं रिटर्न्स आउट को और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लोजिंग स्टॉक जो हमें एडजस्टमेंट में ये नजर आ रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, दैट इज पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट साइड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है। और 1 लाख पहला कंप्लीट हो गया इफेक्ट। और आपको पता है कि whenever we are talking about adjustment it would have two effects. First effect we have completed over here, second is in current asset। तो यहाँ भी आप क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दें और 1 लाख रुपीज सेकेंड कॉलम में आप मेंशन करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट्स और बोथ पार्ट्स आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट है जी, डेप्रीसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग यहां से चेक करें, सबसे पहला ही लैंड एंड बिल्डिंग है, तो हम जाएंगे इनडायरेक्ट साइड पर और वहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डेप्रीसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिखें और इसको कैलकुलेट करेंगे। चेक करें जरा, बिल्डिंग अमाउंट इज 2,50,000 और इसका रेट है 2.5। सो ओवर हेयर आप 2,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, यही होगी बात। नहीं जी, इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे। और अब सेम सेकंड कॉलम के अंदर, चूंकि सेकंड कॉलम में कैलकुलेशंस वो होती हैं जिनको प्लस माइनस नहीं करना हो। 250,000 जरा बताएं कहां से लिया था?
दिस वाज प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और 2.5 कहां से लिया था, दिस वाज प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट। इस तरह से पहला इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इफेक्ट के लिए आप करंट एसेट्स में जाएंगे, वहां पहले मेंशन कर दें लैंड एंड बिल्डिंग। फर्स्ट कॉलम में 250,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, और हमने अभी डेप्रिसिएशन ये देखेंगे कैलकुलेट की 6250, और इसको आपने एसेट साइड पे जाके बिल्डिंग से सब्सट्रैक्ट कर देना है। सो डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दी। अब हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 250,000 टोटल अमाउंट ऑफ लैंड और डेप्रिसिएशन 6250। सो आपने चेक कर लिया, बिल्डिंग 250,000 थी और उसकी डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ इनडायरेक्ट साइड में कैलकुलेट की थी, सब्सट्रैक्ट करके बाहर मेन कॉलम के अंदर लिख दी। सो 2 एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। अब आपने यहाँ पर अच्छी तरह से इस बात को समझना है, सी और डी एडजस्टमेंट। मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, आप लोगों ने बस आंखें बंद करके हमेशा ये काम करना है। सबसे पहले आपने बैड डेट्स लिखने, फिर इसमें ऐड करना है एडिशनल बैड डेट्स को, फिर इसमें दोबारा ऐड करना है न्यू रिजर्व को फॉर बैड डेट्स, और इसमें से लेस करना है ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अच्छा, अब ये चूंकि आप पहली दफा ये सारे नाम सुन रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूं कि हम हल्की सी डिस्कशन इसके बारे में कर लें, और मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूं ताकि आपको याद रहे कि इट वॉज लिटिल डिफरेंट। अच्छा, दोबारा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ कि ये जो चार नाम है ना, इनकी आप नो हाउ क्रिएट कर लें। बैड डेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले, अगर इफ यू आर अ गुड बिजनेसमैन, ऑब्वियसली यू विल बी डीलिंग इन क्रेडिट सेल एंड कैश सेल एट द सेम टाइम। तो आप लोगों को कैश पे भी चीजें बेच रहे होते हैं और उधार भी बेच रहे होते हैं। कैश सेल्स is very simple method, there is no burden, there is no problem, it's a comprehensive way and the smartest way to do your business, deal in cash sales। मतलब आपने चीजें बेची, पैसे फौरन आ गए, आपका ना किसी से झगड़ा है ना किसी से बातचीत है। लेकिन जो रिस्क है दैट इज इन क्रेडिट सेल्स। जब आप उधार बेचते हैं तो सम ऑफ योर कस्टमर्स आर गुड, ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड कोऑपरेटिव। So as you will sell your commodities on credit, in given time they will return the amount। तो अच्छे कस्टमर क्या करते हैं, जब आप चीजें बेच देते हैं उन्हें, तो एक खास टाइम डिसाइड होता है, 15 दिन होंगे या 1 माह होगा, तो उसके अंदर अंदर अच्छे कस्टमर्स अपनी अमाउंट आपको वापस कर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली इन दिस वर्ल्ड इफ देयर आर गुड पर्संस, गुड कस्टमर्स एंड गुड क्लाइंट्स इन योर बिजनेस, so there are bad customers are present as well। तो जो बुरे बुरे लोग होते हैं वो आपको, जब आप उन्हें उधार बेचा होता है तो पैसे वापस नहीं करते। अब इसके बहुत सारे सोल्यूशन आपके दिमाग के अंदर होंगे, आपने कमेंट करके आप मुझे ये बताना है कि आपकी नज़र में क्या सोल्यूशन है कि अगर कुछ लोग, आप चीज़ें जब आप उनको बेचते हैं और वो पैसे ना आपके वापस कर रहे हो टाइम पर, तो आपको क्या करना चाहिए। वो सारे स्टेप्स जो आपके माइंड में है ना, वो आपने कमेंट करना है। उनमें से एक हल ये है कि अगर बैड डेट्स हो गए हैं तो आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर इसको झगड़े की सूरत में मत लाएं। ऑल्दो आपके पास सोल्यूशन है, यू कैन गो टू कोर्ट, यू कैन गो टू पुलिस स्टेशन, और इवन यू कैन हैंडल बाय फोर्स बाय योरसेल्फ। आप खुद भी डंडा चला के उससे पैसे ले सकते हैं। मगर मैं आपको उनमें से एक सोल्यूशन बता रहा हूं कि आप ऐसे लोग जो आपके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, पैसे आपको वापस नहीं कर रहे, फोर्स करने के बावजूद भी पैसे वापस नहीं कर रहे, तो आप उनसे झगड़ा मत करें। उसकी बजाय आप अपने माइंड में एक जगह बना लें कि ये पैसे हमें अब कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से कुछ को इस चीज की ऑब्जेक्शन होगी, वो कहेंगे कि अपने हक को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, हमें कोर्ट जाना चाहिए। ओके, इट्स अ वे, यू कैन अडॉप्ट इट। मैं आपसे सिर्फ ये कहा, उनमें से कुछ एक सोल्यूशन जो हम यहाँ प्रेजेंट करेंगे वो एक ही है। तो अगर कोई पैसे आपको नहीं दे रहा तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें और कहें कि ऐसा होगा, और आप उसको छोड़ दें उसका पीछा। माफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, इग्नोर करने की बात कर रहा हूं। सो ऐसे पैसे, अब यहां देखिए, ऐसे पैसे जो आपके बिजनेस में कभी वापस नहीं आ सकते, आप होपफुली आपने अपनी होप को डिनाई कर दिया है, अब आप होपफुल नहीं है, आपने खत्म कर दिया उस प्रोसीजर को, उनको बैड डेट्स बोलते हैं।
आप अच्छी सी जगह बनाएं अपने दिमाग के अंदर कि ऐसे वो पैसे जो आपने लोगों को क्रेडिट सेल्स की सूरत में चीजें बेची, पैसे आने थे मगर नहीं आए, और कोशिश के बावजूद नहीं आए, रिमाइंडर्स के बावजूद नहीं आए, तो वो पैसे हो गए बैड डेट्स। अच्छा, अब वो बंदे अगर दोबारा वापस आते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा पिछली दफा प्रॉब्लम था, ऐसा करें, हमें दोबारा सेल करें, हालांकि बैड डेट्स हुए हैं, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए और इस होप पर कि आपके जो पुराने पैसे हैं शायद वो भी वापस आ जाएं, आप एक दफा फिर उनको सेल करते हैं और दोबारा पैसे नहीं वापस आते, तो उनको बोलते हैं एडिशनल बैड डेट्स। सो बैड डेट्स जो पैसे वापस नहीं आए, और एडिशनल बैड डेट्स जो आपने दोबारा क्रेडिट सेल की और फिर ना वापस आए। अच्छा, अब इसका हल आप लोगों ने तो कमेंट करना ही है। नेक्स्ट आपके नजदीक इसका जो सोल्यूशन हो सकता है, उनमें से एक सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें। एक सोल्यूशन आपको बता रहा हूं कि आप पहले से ही कुछ पैसे साइड पे करते जाएं, यानी कि आप ये दिमाग में सोच लें कि बैड डेट्स होंगे और दोबारा भी यानी एडिशनल बैड डेट्स भी होंगे, तो आप क्या करें, कुछ पैसे संभाल के रख लें, इस नजर से कि अगर बैड डेट्स हुए तो हम इनको यूज कर लेंगे। उन्हें कहते हैं जी रिजर्व फॉर बैड डेट्स, उन्हें बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स। अगर तो पहले से कोई रिजर्व पड़ा हुआ है तो उसको ओल्ड रिजर्व कहते हैं, अगर कोई नया रिजर्व आपने क्रिएट किया तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज न्यू रिजर्व। ये चार नाम अच्छी तरह से आपने सुनने हैं, नोट्स बनाना है और अपने दिमाग में डाल लेने हैं। अब ये जो अकेले बैड डेट्स है ना, ये आपने याद रखना है, ये होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर जो मैंने ऊपर आपको दिखाया। सो फर्स्ट बैड डेट्स दे वुड बी प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस। जो एडिशनल बैड डेट्स होंगे दे वुड बी प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट। जो आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे वो नए बैड डेट्स होंगे। देखिए ये कौन से बैड डेट्स हैं, पुराने, और ये है न्यू बैड डेट्स। अब ये जो न्यू रिजर्व है, चूंकि ये न्यू है, दैट वुड बी प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट, और ये ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स है तो दे विल बी प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस। अब ये दूसरी बात आपने याद रख लेंगे। पहले हमने क्या किया, इन सारे नामों को समझ लिया, अब ये कहां कहां होंगे हमने उनकी जगहों को भी अच्छी तरह से डिसाइड कर लिया। अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखाई है जो लेफ्ट वाले पेज पे है। तो जो राइट वाला पेज है उसके ऊपर हमने काम करना है। आपने करंट एसेट्स में जाना है, सबसे पहले तो आपने सन्ड्री डेटर्स लिखने हैं, उसमें से आपने सब्सट्रैक्ट करना है पहले एडिशनल बैड डेट्स को, जो हमने पीछे रेड कलर में देखा, एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स उसको भी लेस करना है। अब आप गौर से देखें, दोनों को लेस करना है। आपने क्या किया, दोनों बैड डेट्स को, दोनों एडिशनल बैड डेट्स को भी और रिजर्व फॉर बैड डेट्स को आपने सब्सट्रैक्ट करना है। मैं अगेन इन दोनों को भी रेड कर रहा हूं क्योंकि ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इनको थोड़ा डिफरेंट देखना चाहिए। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट आपने बैलेंस शीट से करना है। ये पढ़ें, राइट ऑफ 4800 एज बैड डेट्स। वो बैड डेट जो एडजस्टमेंट में होते हैं, यहां से चेक करें, वो बैड डेट जो एडजस्टमेंट में होते हैं वो एडिशनल बैड डेट्स होते हैं। सो इसका मतलब है ये एडिशनल बैड डेट्स हैं, और यहां पर वो कह रहा है कि 4800 अमाउंट ऑफ बैड डेट्स। चूंकि आप पहली दफा कर रहे हैं ना, तो आज आपने गौर से इस बात को देखते जाना है। यहाँ हम इन अमाउंट्स को भी रेड करेंगे ताकि ये बाकी फॉन्ट से डिफरेंट नजर आए। ऑलराइट, अब आपने समझ लिया, सबसे पहले बैड डेट्स को ढूंढा, वो ये लिखे हुए, ये बैड डेट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बैड डेट एडजस्टमेंट में थे, इसलिए हमने पहले फैसला किया कि वो बैड डेट्स, ये देखें एडिशनल बैड डेट्स कौन से होते हैं, जो एडजस्टमेंट्स में हो, और वही वाले एडजस्टमेंट वाले आपने बैड डेट्स इधर लिखने हैं। फिर आपने ये भी देखा था कि जो कुछ भी आपने एडजस्टमेंट में लिखना है, लिखा हुआ देखना है, दैट वुड बी रिटर्न इट फॉर 2 टाइम्स, इट वुड हैव डबल इफेक्ट, इनके 2 इफेक्ट्स होंगे। तो एक दफा तो आपने यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में से लेस कर दिया, और एक दफा देखें ये एडिशनल बैड डेट्स लिखे हैं, यहाँ पर आप 4800 मेंशन कर दें। अब हम इनका भी फॉन्ट चेंज करते हैं ताकि इन केस अगर आपको इनकी पिक लेनी पड़े तो ये अलग नजर आए। अच्छा जी, फर्स्ट ये वाली हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। इसको हमने क्या किया, एक दफा एसेट में से लेस कर दिया और एक दफा बैड डेट्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लिख दिया। अब आगे पढ़ें, मेंटेन रिजर्व फॉर बैड डेट्स।
अब यहाँ चेक करें, ये भी रिजर्व है और ये भी रिजर्व है, लेकिन वो रिजर्व जो एडजस्टमेंट में है वो तीसरे नंबर वाला है। अब यहाँ से चेक करें, ये रिजर्व ही है लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। सो इसका मतलब है कि ये हमारा न्यू रिजर्व है और ये देखें ये न्यू रिजर्व लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को भी फॉलो करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें डेटर्स चाहिए। ये चेक करें, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटर्स, और डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 60,000 और 48,000। अब आप मुझे जरा बताएं कि इन दोनों में से डेटर कौन सा है और क्रेडिटर कौन सा है। अब आपका तीसरा कमेंट ये होना चाहिए, गौर से मेरी बात समझनी है, इनमें से एक डेटर है और एक क्रेडिटर है। हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। आपने मुझे बताना है, मैं कह रहा हूं कि डेटर्स, ये जो डेबिट साइड पे लिखे हैं 60,800, ये डेटर्स है। अब आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि ये डेटर क्यों है और 48,000 ये क्रेडिटर क्यों है। आपने ये नहीं जवाब देना क्योंकि डेटर पहले लिखे हुए हैं तो पहली अमाउंट को पिक कर लिया, क्रेडिटर सेकंड साइड पे लिखे हुए हैं तो सेकंड 48,000 क्रेडिटर हो गया। ऐसे नहीं बोलना, इसकी लॉजिक है अकाउंटिंग लॉजिक। दैट लॉजिक इज रिक्वायर्ड एंड यू आर required to comment the same logic which I am asking to you. Why 68,800 are debtors? फिलहाल मैं आपको फाइनल कर रहा हूं कि डेटर्स जो हैं वो 60,800 के हैं। यहाँ पर आए और डेटर्स की जगह पर 60,800 आप मेंशन कर दें, और हमने चूंकि इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट करना है इसलिए इसको भी राइट कर देते हैं। चलिए 60,800 की अमाउंट है, एक जीरो कम लग गया। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है, लेस। तो आपने डेटर्स में से एडिशनल बैड डेट्स को लेस करना। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, ये अलग अमाउंट आई है। और नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, न्यू रिजर्व निकालना। उसके लिए वापस चलते हैं ऊपर, ये पढ़ें दोबारा। मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 8%। इसी एडजस्टमेंट को हमने पहले पढ़ा और हम क्यों रुक गए, उसकी वजह यह है कि आपको ये अमाउंट चाहिए। आपने याद रखना है कि रिजर्व की परसेंटेज डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस करके जो अमाउंट आएगी उस पर अप्लाई होगी। याद रहेगी ये बात। सो अमाउंट इज 56,000 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज हम देख लेते हैं दोबारा, 8% है, वही 8% 8 डिवाइडेड बाय 100 आपने करना है। ओके, अब आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। मैं थोड़ी जगह और इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, 60,800 ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटर और 56,000 व्हेन यू हैव सब्सट्रैक्टेड एडिशनल बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स, इट वाज दैट अमाउंट। तो आपने असल डेटर्स की रकम नहीं लेनी, बल्कि जो एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके आया हुआ है 56, उसको पिक करना है और उस पर 8% कैलकुलेट करना है। तो याद रहेगा 56,000 माइनस करके जो अमाउंट आई हुई थी और 8% जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, तो ये आपके पास आ गया न्यू रिजर्व। चलिए, इस न्यू रिजर्व को आपने यहां लिख देना है और यहां पर लिखने के बाद अब फाइनली आपने क्या करना है। अब देखिए, ये भी लिखा हुआ है लेस और ये भी लिखा हुआ है लेस। सो आपने जो फाइनल अमाउंट लिखनी है डेटर्स की, वो कैसे, 60,800 में से 4800 निकाले तो 56, और 56 में से 4480 निकाले तो 51,520 फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स। देखें, जब कॉन्सेप्ट आपके सामने चलता है ना, तो आपने उसके साथ चलना होता है। तो अभी भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसकी फॉलोइंग में आए। आपने एडिशनल बैड डेट्स को लेस किया तो एक अमाउंट आई, उसी अमाउंट को पिक किया और उस पर परसेंटेज लगाई, फिर जो 4480 परसेंटेज लगाने के बाद अमाउंट आई उसको भी आपने सब्सट्रैक्ट करके फाइनल अमाउंट जो माइनस करके बाहर लिखनी है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स। अब आप इधर आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रिजर्व, और ये आपने न्यू रिजर्व अभी कैलकुलेट किया है 4480, वो आप यहाँ पे लिख दें 4480। सो हमने ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं ये कंप्लीट कर ली हैं, राइट ऑफ भी कंप्लीट कर लिया, मेंटेन रिजर्व भी हमने कंप्लीट कर लिया, ऑल 4 एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। ऑलराइट गाइस, सो वी आर नाउ फ्री एंड रेडी टू टेक आइटम्स प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस टू पुट देयर रेलेवेंट प्लेसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चारों एडजस्टमेंट्स और उनके डबल इफेक्ट्स कंप्लीट हो गए। इसको जरा दोबारा देखें,
4800 फर्स्ट इफेक्ट, 4800 सेकंड, 4480 फर्स्ट इफेक्ट, 4480 सेकंड इफेक्ट। ले जी स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव ऑलरेडी रिटन 250,000, वो आप यहाँ से चेक करें, ये पहले से लिखी हुई है। देन फर्नीचर 26,000, ये भी फिक्स्ड एसेट है, तो यहाँ पर मेंशन कर दें फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अमाउंट इसकी है 26,000, जस्ट राइट डाउन इन सेकंड कॉलम क्योंकि इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। उसके आगे ओपनिंग स्टॉक है 80,600, 80,600 डायरेक्ट साइड पर उसकी जगह ऑलरेडी फिक्स्ड है, ओपनिंग स्टॉक वहां पर लिख दिया। अच्छा ये थोड़ा सा ब्लरी है, तो आई एम वेरी होपफुल कि हम अमाउंट को प्रॉपर लिख सकें। उसके बाद आगे दो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ड्राइंग्स और कैपिटल। लेकिन जी पहले मैंने आपसे ये बात पूछी थी कि यहाँ पर डेटर्स और क्रेडिटर्स, हमने 60,800 को डेटर क्यों कहा था ये कमेंट करना है आपने। लेकिन अब मैं आपको इनडायरेक्ट एक हेल्प कर रहा हूँ, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। यहाँ दो अमाउंट है 64 और 280, कैसे पता चलेगा कि कैपिटल कौन सा है? तो कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी शुड बी प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, इसलिए 280,000 का कैपिटल है। पता चल गया ना? अब इसी हिंट को यूज करके आपने नीचे भी कैलकुलेशंस करनी है। सो कैपिटल अमाउंट इज 280,000, पहले इसे लिख लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड पर आप जाएंगे, वहां पर मेंशन कर दें कैपिटल, और मेरा ख्याल है 280,000 अमाउंट थी, दोबारा कंफर्म भी करेंगे लेकिन फर्स्ट कॉलम में इसको लिखना है। सो 280,000 हो गया कैपिटल, और 64,000 की ड्राइंग्स हैं, और ड्राइंग्स भी आपको याद रहना चाहिए कैपिटल से लेस होती हैं। सो ओवर हियर लेस ड्राइंग्स, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है जी 64,000 यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि इन्होंने माइनस होना है। इन सबका सिंगल सिंगल इफेक्ट आपने करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड ड्राइंग्स एंड कैपिटल। आगे आ गया जी परचेज एंड सेल, अगेन द सेम टेस्ट। वी हैव टू अमाउंट्स 64, 220 एंड 408, परचेज एंड सेल। ये मतलब नहीं है कि पहले परचेज लिखा हुआ है तो पहली अमाउंट को आप टिक कर लें। परचेज योर एक्सपेंस, expenses should be written on debit side, that is why 220 is your purchase। तो आप परचेज के लिए यहाँ आएंगे, 220,000 मेंशन करेंगे, इस तरह से परचेज लिख ली, और सेल है 408,000, उसकी जगह हमने यहाँ पर बनाई है, और वेट करेंगे इनकी रिटर्न्स का। चलिए परचेज एंड सेल भी हो गई। उसके बाद डेटर्स हमने लिख लिए थे 7,800, और ये क्रेडिटर्स हैं 48,000 जो कि आपकी लाइबिलिटी है, उसकी हेडिंग मिट गई हुई है, तो हेडिंग पहले लिख लेते हैं करंट लाइबिलिटी, और हमारे पास है क्रेडिटर्स, और सेकंड कॉलम में हम यूज करेंगे डेटर्स थे 60 और क्रेडिटर्स हैं 48,000। सो ओवर हेयर आप क्रेडिटर्स भी लिख दिए। आगे जी रिटर्न्स, फिर हमारा एक और टेस्ट आ गया। रिटर्न के आगे दो अमाउंट्स लिखी हुई हैं 12,000, 10,000। पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जब आप सेल करते हैं तो चीजें जाती हैं, और जब वो रिटर्न होती है वापस आती है तो आती हैं। तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर इनपुट मिल रहा है, ये 12,000 जो आपके सामने रिटर्न्स हैं ये आ रही हैं क्योंकि ये डेबिट साइड पे लिखी हुई है। सो इसका मतलब है ये सेल्स रिटर्न है। दोबारा देखें, समझिए इस बात को। जब गुड्स वापस आ रही हैं तो आपका एक तरह का एसेट वापस आ रहा है, एसेट में इजाफा डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 12,000 जो डेबिट साइड पे लिखी हुई है ये वापस आ रही हैं, तो वापस कौन सी चीजें आती हैं? जो बिकी होती हैं। सो ये जो रिटर्न्स हैं 12,000 ये सेल्स रिटर्न है। सो आप यहाँ पर 12,000 की सेल्स रिटर्न मेंशन कर दें, और दूसरी जो रिटर्न्स हैं वो 10,000 की हैं, वो रिटर्न आउट है, यानी कि हमारे पास से जा रही हैं, और वो परचेज रिटर्न है। अच्छा मैं एक बात शेयर करने लगा हूं, अभी यहाँ पर 12 की जगह ना 13 लिखा गया, और मुझे रियलाइज हो गया। तो अगर तो आप लकी हैं तो आपको फौरन रियलाइज हो जाएगा, अदरवाइज ये मिस होता ना तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो आपने हर अमाउंट को ध्यान से लिखना है। ओके जी, उसके बाद लोन फ्रॉम SBFC। आप समझेंगे ये एक बैंक है, लोन फ्रॉम SBFC, और वो लोन चूंकि लाइबिलिटी होता है 80,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर फिक्स लाइबिलिटी में भी लिख सकते हैं और करंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि
बिल्डिंग से रिलेटेड ये लोन है फ्रॉम SBFC। सेकेंड कॉलम यूज करेंगे और लोन की अमाउंट ये चेक करें, इट इज 80,000, सो राइट डाउन 80,000 इन सेकेंड कॉलम। जो एडजस्टमेंट के बगैर चीजें वो सब बाहर आएंगी। आगे जी वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है। अब सैलरीज इनडायरेक्ट होता है, वेजेस डायरेक्ट होता है, तो आपने नेक्स्ट टाइम से याद रखना है जो पहला वर्ड है उसको पिक करें, वो वेजेस है इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप यहाँ इसे मेंशन कर देंगे। सेकंड कॉलम चूज करेंगे और अमाउंट है 53,000, मेंशन कर दें सेकंड कॉलम के अंदर। उसके बाद है जी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, देखते हैं हमारे पास जगह बचती है नहीं। मेरा ख्याल है कि एक लाइन हम पहले ही बढ़ा लें इन केस बाद में ज्यादा ट्रबल हो, तो हमने एक लाइन यहाँ इंक्रीज कर ली है। और प्रिंटिंग, प्रिंटिंग हमें सिंपल चाहिए इसलिए हम इसका फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। सेकेंड कॉलम में हमने अमाउंट लिखनी है और हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग, ये जी 6200 की प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने मेंशन कर दी। अच्छा, और प्रिंटिंग से ऊपर एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं, वेजेस थी 53,000 थी, हाँ जी 53 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारे पास है बैड डेट्स। अब आपकी दोबारा वहीं पे वापसी होगी, ये बैड डेट्स लिखे हुए हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे हुए हैं इसलिए ये ओल्ड होंगे। देखें बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में लिखे होंगे वो ओल्ड है, इसकी जगह यहाँ हमने बनाई थी। और अमाउंट ऑफ बैड डेट्स हैं जी 8400 के, उनको आप यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेंशन कर दें। अब नेक्स्ट चलें जरा, ये लिखा हुआ है प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है रिजर्व। रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स एक ही बात है, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है और हमने इनकी भी जगह बनाई हुई। देखें रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस में है वो यहाँ आएंगे। और हाउ मच अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेट्स 6760, सो आप यहाँ मेंशन कर दें 6760। अब चूंकि चारों अमाउंट्स लिखी गई हैं, आप यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन कर लें। बैड डेट्स में एडिशनल बैड डेट जमा करने हैं, न्यू रिजर्व भी जमा करना है मगर ओल्ड रिजर्व को माइनस करना है। यहाँ पे एक पिक ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये प्लस माइनस आपने याद रखना है। ये देखें ऐड, ऐड और लेस, तो हमने ऐड, ऐड और लेस किया हुआ है। सो हमारे पास बैड डेट्स की भी अमाउंट पूरी होगी। अब लास्ट लिखा हुआ है कैश, कैश एट बैंक जो कि करंट एसेट है। सो आप करंट एसेट्स में जाकर अभी हमें यहाँ पर कैश एट बैंक, थोड़ी सी जगह और कम पड़ गई है लेकिन गुजारा हो जाएगा। कैश एट बैंक है जी 51760, तो ओवर हेयर 51760। एक दफा दोबारा देख लेते हैं। चले, ये हमारे पास कैश एट बैंक भी कंप्लीट हो गया और अब इन्वेस्टमेंट की जगह है नहीं, तो करना तो चाहिए लेकिन चले इसको लिख लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसको अब मिस करेंगे तो आपसे ये मिस्टेक होती रहेगी। सो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं थी, मैंने उस जगह को बना लिया है और मैं अब इसको लिख भी देता हूँ। नहीं जी, इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, उसको जीरो आप मेंशन कर दें। और ये तीसरी हेडिंग दी है, क्या किया हमने, ऑल फोर एडजस्टमेंट्स आर कंप्लीटेड, एवरी ईच एंड एवरी अमाउंट प्रेजेंट इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड एंड रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारा काम कंप्लीट हो गया है, अब हम फ्री हैं, हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट सेल्स हैं, उनमें से रिटर्न्स को लेस कर दें आप, तो आपके पास टोटल इनकम आ गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, पहला हिस्सा भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट काम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला हिस्सा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है, वो ऐड करके यहाँ लिख दिए। टोटल इनकम 396, टोटल एक्सपेंस 243 और हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1,52,400 माइनस करके। और ये चेक करें 1,52,400 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब नीचे की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं।
सो हेयर हमारे पास कोई 3 के करीब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। पहले इनका सम लेके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जीरो मेंशन कर देते हैं। अदर इनकम नहीं है, जीरो मेंशन कर देते हैं। और हमारे पास लेस अदर एक्सपेंस वो भी नहीं है, उसको भी हम जीरो मेंशन कर देते हैं। और फाइनली अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, उसको पिक किया 1,52,400। फिर हमने माइनस करना है किसको, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस इसको कर दिया। उसके बाद हमने प्लस करना था ऑपरेटिंग इनकम को, लेस करना था हमने अदर एक्सपेंसेस को, और फिर ऐड करना था अदर इनकम को। तो चूंकि अब ये तीनों ही चीजें हमारे पास है नहीं थी, तो आप सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग का टोटल भी लेस करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब इस सब को करने कराने के बाद 129,030, यहाँ पे चेक करें, नेट प्रॉफिट का आंसर है 129,030। इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया। ओके, और मैंने आपको बहुत दफा ये बात कही है कि एज यू गेट योर नेट प्रॉफिट फौरन जाएं इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करने के लिए। नेट प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में इसे कैपिटल में ऐड करना है। कितना प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया, 129,030, वही यहाँ मेंशन कर दें। देखें जी, अब हम इजी हैं और हम कैपिटल साइड, कैपिटल माइनस ड्राइंग्स और ऐड नेट प्रॉफिट कर लिया। लोन को शामिल कर लेते हैं 80,000, और कैपिटल का आंसर, फिक्स लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई। करंट लाइबिलिटीज सिर्फ एक है 48,000 की, रिजर्व्स है नहीं। और अब यहाँ पर हम इसका सम कर लेते हैं, वो है 47,30,30, और ये चेक करें 47,30,30। इस तरह से हमारी ये लाइबिलिटी साइड तो कंप्लीट होगी। 3 पार्ट्स कंप्लीट हैं। अब हम फाइनली आखिरी पार्ट पर आ रहे हैं। हमारे पास 2 एसेट्स थे फिक्स में, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद करंट एसेट 3 है, हम इन तीनों करंट एसेट्स का सम कर लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट थी नहीं हमारे पास। और यहाँ पर कैश एट बैंक 51,760, डेटर्स हमारे पास 60,800 के थे, 4800 माइनस किया 56,000, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख था, और डेप्रिसिएशन 6250 was your depreciation. Furniture and fixture they were 26,000. इन दोनों को हमने सम किया। ओके, अब फाइनल स्टेज के अंदर ये आपके पास थे फिक्स्ड एसेट, इसमें आपने करंट एसेट्स को जमा कर लेना है, और इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, आप चाहें तो प्लस जीरो कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 47,30,30, और इस तरह से 47,30,30। तो एसेट साइड का आंसर भी हमारे सामने है, लाइबिलिटी साइड का भी आंसर हमारे सामने है, और हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया है, और नेट प्रॉफिट भी हमने साथ में कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ से जूम आउट करने का मकसद है कि आपको ये बात क्लियर हो जाए। यहाँ से चेक कीजिएगा, 4 पार्ट्स थे। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला, फिर ये हमारे पास नेट प्रॉफिट निकला, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड थी, और ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड थी। एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड। अब रिक्वेस्ट वही मैं जो हमेशा करता हूँ, और इन अ वेरी हम्बल वे, प्लीज रिपीट रिवाइज दिस क्वेश्चन फॉर मोर देन 1-2 टाइम्स, ताकि आपको इसकी, अगर लेट से कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है तो वो आगे आ जाए, सिर्फ देखना काफी नहीं है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, new concept was present related to bad debts, and it was very important for your your paper point of view. So request is very humble, just repeat and revise, और पेपर की तैयारी के लिए इसको प्रायोरिटी पे आपने रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।